बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप न्यूज़ एट 6। मेरे साथ मेरे मीर हिलाल हांजूरी है। और आज के न्यूज़ एट 6 की शुरुआत हम करते हैं हज कमेटी के हुक्मनामे से। और हज कमेटी ने जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के उन सभी अकीदतमंदों को जो इस साल हज के लिए जाने वाले थे, उनकी जो पैसे भरने की तारीख है उसमें एक्सटेंशन दिया है। और अगली तारीख जो है इस महीने की जो है फरवरी की 15 तारीख रखी गई है। बाज़ाब्ता तौर पे आज उसकी आखिरी तारीख थी पैसे जमा कराने की, जो उन लोगों की, उन हाजी साहिबान की, उन अकीदतमंदों की जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जो लॉटरी वगैरह से पहले जिनमें फॉर्म वगैरह थे, और उसमें उन्हें बताया गया था कि वो आज तक अपने पैसे जमा कराएं। लेकिन आज शाम गए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हुक्मनामे में बाज़ाब्ता तौर पर बताया है कि इसकी तारीख जो है वो एक्सटेंड की गई है। तारीख एक्सटेंड कराने की वजह साफ ज़ाहिर है, सरकारी तौर पे तो नहीं बताया जाता है, लेकिन अवामी हल्कों में इस पर बड़ी चिमगोइयाँ हो रही हैं। 81,800 रुपये का जो रकम है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में यूजुअली जमा कराई जानी थी, और इसकी तारीख जो थी वो आज तक की थी, लेकिन आज हो नहीं सका। मीर हिलाल हांजुरी, वजूहात क्या है? बिल्कुल सर, ये जो अमाउंट है जिसे एडवांस हज अमाउंट कहते हैं, 81,800 रुपये ये हर आज़मीन को जमा करना था। और इस हवाले से आज आखिरी डेट थी, लेकिन अब इसमें तौसी कर दी गई है 15 फरवरी तक। यानी 15 फरवरी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो इस हवाले से बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें इस बात की वजाहत की गई है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से और कुछ इंडिविजुअल्स की जानिब से हज कमेटी ऑफ इंडिया से ये इस्तिदा की गई है कि इस तारीख में तौसी की जाए ताकि लोग ये जो रकूमात है जमा कर सकें। लेकिन वजूहात क्या है? बाय एंड लार्ज यही कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस बार सफर महमूद पर जाना है, शायद पैसे की कमी की वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है। बिल्कुल हिलाल, पैसे की कमी पहले भी देखी गई, क्योंकि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ, खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो अब की बार जो कोटा दिया गया था, कोटा के लिए पास्ट जो है, पहले हमारे यहाँ ये होता था कि उसके लिए लॉटरीज वगैरह हुआ करती, ड्राज निकाले जाते थे, और जो जो खुशकिस्मत समझा जाता था बड़ी तादाद में लोग आया करते थे और उसमें पैसे जमा कराते थे, अपने फॉर्म जमा कराते। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार जितना कोटा था, कोटा से कम तादाद में आया, और फिर अब की बार ये भी हुआ कि जो आया वो उसका नाम आ गया। लेकिन अब एक और परेशानी है, और परेशानी यही है कि अभी तक जो हज कमेटी कश्मीर से अगर बात की जाए, वहाँ के अहदेदारों से बात की जाती है, उनका भी कहना है कि रिस्पांस जो पैसे भरने का बहुत ही कमज़ोर रिस्पांस है, उस तरह से पैसे जमा नहीं कराए गए। तो वजूहात साफ जाहिर है, इसकी वजूहात एक ही हो सकती है। अगर तो सरकारी तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई जाती है, लेकिन आम आदमी की शायद जेब जो है अब की बार इस तरह की इजाज़त नहीं देती है। यूँ कह सकते हैं कि गुर्बत शायद बहुत बड़ी आज चली है, और ये एक बड़ी वजह है कि अब की बार फिर उस तरह से, क्योंकि हज करना अकीदत जो यूजुअली मुसलमान जो है वो फरीज़ा है, इस्लाम का फरीज़ा है, तो उसमें बड़ी कोशिश रहती है कि मैं हज के लिए चला जाऊँ। लेकिन फिर साहिब हसीयत अगर ना हो तो फिर क्या करें? तो हसीयत अब की बार शायद कमज़ोर हो चुकी है, और इस वजह से हज के लिए नहीं जा सकते हैं उस तादाद में लोग, और यही वजह कि हज कमेटी को दोबारा ये एक्सटेंशन करना पड़े तारीख। नज़र न्यूज़ एट 6 पे हम सरहद पार पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले शब मेराज के हवाले से जो अहम ख़बरें हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब आज जुम्मा था, और जुम्मा के पेश नज़र आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में लोगों की एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद यहाँ पर थी। वादी के अतराफ़ अकनाब से यहाँ पर अकीदतमंद आए हुए थे। नमाज जुम्मा की इज्तिमाई जो तकरीब है उसमें शिरकत की, और नमाज जुम्मा के बाद यहाँ पर मोए मुक़द्दस की ज़ियारत भी की गई है। और इस दौरान ख़वातीन, मर्द, नौजवान, बच्चे सभी इस दौरान रिक्कत आमेज़ मनाज़िर उनके देखे गए हैं।
सबसे बड़ी जो मोहब्बत की अलामत है वो यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी चश्मों की ठंडक है। तो पैगाम यही है कि शब मेराज के हवाले से मेरा यही पैगाम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार से जो बड़ा तोहफ़ा लाया था वो नमाज की शक्ल में लाया था। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को यही गुजारिश है कि हम जो नमाज से अभी इस वक्त पीछे होते जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं और उसी सिलसिले में अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें वक्तन फ़वक्तन अज़ाब आता रहता है। तो सबसे यही गुजारिश रहेगी कि दीदार भी कीजिए, नबी से ज़्यादा मोहब्बत भी कीजिए और अपनी नमाजों का पाबंदी भी कीजिए। मिशन पर चल सोन दीन इस्लाम को ब्रोन पर पकन क्या फितना फसाद रोजन ये भाईचारा सारी रोजन लकट। चलिए बात करते हैं सरहद पार की इंतखाबात की, इंतखाबी नताइज की। और इंतखाबी नताइज के दौरान जो ट्रेंड्स अभी तक ज़ाहिर हो रहे हैं उसमें पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार है उनकी जीत बज़ाहिर तो नज़र आ रही है, लेकिन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है उसमें काफ़ी फ़र्क भी नज़र आ रहा है। क्योंकि रेहाना डार जो कि पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है, सुबह से हम पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख रहे थे कि उन्होंने एक बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ को हरा दिया है। लेकिन अभी जब पाकिस्तान मीडिया ये हम देख रहे हैं तो यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ही जीत गए। हालांकि सुबह से ही रेहान डार जो है और उनके जो बाकी वर्करान हैं वो जश्न मना रहे थे, लेकिन शाम गए ये नतीजा जब आया तो ये ख्वाजा आसिफ के हक में आया। देखिए, बिल्कुल आपने हिलाल रेहान डार की बात की तो कुछ देर पहले मैंने खुद जो ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के, उन्होंने मुबारकबाद दी ट्वीट अपने में और रेहान डार को मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया जो उन्होंने हार जो उसकी उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम पाकिस्तानी मीडिया को मॉनिटर कर रहे थे और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने रेहान डार को हराने का उसका ऐलान, वो हार गई है, ऐलान किया जो अपना फाइनल रिजल्ट डाला है। तो ये और उसमें जो ख्वाजा आसिफ हैं वो जीत गए। तो ये साफ बयान करता है कि इंतखाबात कितने साफ हैं, शफाफ हैं, किस तरह के हो रहे। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में यूँ तो इंतखाबात जो पाकिस्तानी कवानीन हैं उनके मुताबिक रात 1 बजे से पहले यानी 12 बजे के बाद इंतखाबात जो है सिर्फ कुछ उन जगहों पे जहां उन्हें वोट चोरी हुई हो, बाकी कुछ हो, उन जगहों पे अगर डिले हो सकता है तो वहां पे डिले हो सकता है, वरना पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रात 12 बजे से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी आज बाद दोपहर तक भी या अभी तक भी सभी सीटों का नहीं आया है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी मीडिया या खासतौर पर भला हो पाकिस्तान दुनिया में आज सोशल मीडिया का जो असल हकायक सामने लाता है। तो सोशल मीडिया से लेकर जो पाकिस्तान मीडिया उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में नताइज तो आ जाने चाहिए थे, लेकिन बड़े पैमाने पे धांधला करने की जो कोशिशें की जा रही थी उस वजह से अभी तक देरी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन सनम अभी तक जो हम इंतखाबी नताइज का जिक्र करेंगे, रुझान का नहीं, बल्कि जो अभी तक नताइज आए हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पे हम डिस्प्ले होते हुए देख रहे हैं, उसमें अभी भी इंडिपेंडेंट्स जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता है उनकी तादाद 71 है, यानी 71 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीटीआई के खाते से ही है। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ की जमात पीएमएलएन जिसमें हम देख रहे हैं कि 46 यानी 46 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उन्होंने 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं कहां पर लीड है उसमें अभी भी पीटीआई 150 के आसपास जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन इंतखाबी नताइज को लेकर पीटीआई खासतौर पर और जमात इस्लामी ने भी इस हवाले से खदशात का इजहार किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर साफो शिफाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ये इल्जामात लगाए कि उन्होंने साफो शिफाफ इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर नहीं कराया। और खासतौर पर उनका कहना है कि जो रिजल्ट निकल रहा है वो फ्रॉड है और उसमें उनका कहना है कि इसमें साफ सफाई कहीं नहीं। देखिए लाल, बिल्कुल इल्जाम नहीं है, बल्कि हमने पाकिस्तान की कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखे और ये करंट वीडियोस आज के थे, कुछ लाइव फुटेज भी हमने देखी और हमने बाज़ाब्ता तौर पे देखा कि अंदर वो लोग जाते हैं पोलिंग बूथ में, वहाँ पे बूथ में, और मरीम नवाज जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बड़े लीडर की बेटी है, उसके पोलिंग बूथ में भी हमने देखा खवातीन जो हैं लिफाफों में वो वोट बाहर से ला के उस डब्बों में भर रही हैं। तो जो चोरी है, जो धांधली है, जो भी इसका नाम आप दें, वो बड़े पैमाने पर हुई है। इन इंतखाबात को दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन जब पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो दुनिया इसको क्या एक्सेप्ट करेगी। एक बार फिर पाकिस्तान की जमहूरियत जो है
जो सो कॉल्ड जमहूरियत जहाँ पे नजर आई उस पर आज बड़े सवाल इन इंतखाबात में उठा दिए। और जब जो जिस तरह मैंने पहले बताया, बला हो सोशल मीडिया का एक्सपोज करके रख दिया, सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इतनी कुछ खजालत जलालत जो कुछ भी हुई जमहूरियत में पाकिस्तान की, उसके बाद पाकिस्तान के जो या हाफिज हैं या वो दूसरे मुनीर हैं या हाफिज मुनीर, वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के फौजी जनरल वो क्या करते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि सबके पीछे हाफिज मुनीर है, पाकिस्तान के फौजी सरबराह हैं। तो वो क्या करते हैं अभी, क्या वो कहीं न कहीं इस मामले को लेके आगे बढ़ते हैं? हालांकि सनम, जिस माहौल से या जिस सूरत-हाल से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है और इसमें सफशफाफ इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक जो हैं वो नहीं, सिर्फ उन्हें उस पर नज़र नहीं थी, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि हमें पाकिस्तान के इंतखाबात और उसके साथ साथ इंतखाबी नताइज पर नज़र है। यानी पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं पाकिस्तान के इन इंतखाबात पर हैं, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बहुत पहले से ही हैं। जब से पीटीआई की जमात को इस पार्टी के लिए नाअहल करार दिया गया है और उसके बाद इमरान खान को पाबंद सरासर रखा गया है, 31 साल की कैद बामुशक्कत उन्हें सुनाई गई है। तो उसके बाद मुतअद्दिद जगहों पर जब कागजात नामजदगी दाखिल कराए जाते थे तो उस पर भी ये इल्ज़ाम आते थे और पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा था कि कैसे उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। तो उसमें एक बायस्ड अप्रोच पाकिस्तान की पुलिस और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर सवालात उठाए जा रहे थे। तो उससे पाकिस्तान के जो आज के इंतखाबात और इंतखाबी नताइज है ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हुए हैं और इसे कंट्रोवर्शियल अभी भी तस्वुर किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इन इंतखाबात के बाद मान लेते हैं वहाँ पे कोई सरकार बनाई जाती है, लेकिन क्या उसको पाकिस्तान की अवाम एक्सेप्ट करेगी, क्या वो आगे चल पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान अनस्टेबल इस वक्त है। पूरा जो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की है वो स्टेबल नहीं है, वहाँ जो पोलिटिकल सिनेरियो है वो स्टेबल नहीं है, वहाँ जो टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और कल अगर दुनिया एक तरफ इंतखाबात, वहीं पाकिस्तान में कल भी 16 के करीब लोग मारे गए हैं फायरिंग में वगैरह इन वाक़ात में। तो ये सारी चीज़ें जो अगर कल नज़र नहीं आया, मीडिया ने उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान किसकी तरफ जा रहा है, कहाँ की तरफ जाएगा, ये बहुत ही सोचना पड़ेगा। क्या 71 वाली सिचुएशन पाकिस्तान में दोबारा तो पैदा नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आलमी स्तर पर जब भी हम आज नज़र दौड़ाते हैं तो अगर कोई भी मुल्क जो है इक्तिसादी तौर तरक्की करा या मुस्तहकम हुआ, यानी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये इंतखाबात और इंतखाबी नताइज के बाद जो सूरत-हाल बन रही है, क्या ये चीज़ जहन में रखते हुए पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, किन सूरत-हाल से गुजरेगा, ये देखने वाली बात होगी। चल नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान की थी बात, लेकिन हम जम्मू का भी जिक्र करते हैं क्योंकि जम्मू के अंदर आज बीजेपी की जो ओबीसी विंग है उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यानी एहतजाज के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गांधी को लेकर उनका कहना है कि राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ओबीसी को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और का है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी के खिलाफ है, जिन्होंने कल एक बयान दिया है एक रैली में कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी ओबीसी जाति नहीं है, वो झूठे हैं, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कोई भी ओबीसी जन्म से ही होता है, जो भी ओबीसी होता है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है इतने सालों से जो ओबीसी समाज को उनके हक नहीं दे पाए हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी इतने साल 70 साल ओबीसी समाज को उन्होंने कोई हक नहीं दिया। केवल एक मोदी सरकार है जो पिछले 10 साल में ओबीसी के हकों को लेकर आई है और ओबीसी के समाज को हक दे रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। चलिए, कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जम्मू में भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चे का मुजाहरा। लेकिन आपको आप बताते चलें कि एक और माइनॉरिटी है और वो पहाड़ियों की माइनॉरिटी थी और उसी माइनॉरिटी को
कांग्रेस जो पहाड़ी हलकों के लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें इज्जत दी गई है, सम्मान दिया गया है, इज्जत आबरू दी गई है और इज्जत आबरू देते हुए उनको एसटी कोटा में दर्ज किया जा चुका है। एसटी कोटा में दर्ज करते हुए परसों बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट की लोकसभा में उनकी बिल पेश की गई। आज बाज़ाब्ता तौर पे लोकसभा से बाद राज्यसभा में जब बिल पेश हुई तो बिल को पास भी आज किया गया। अब हतमी तौर पे यही कहा जा सकता है कि जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो भी एसटी कोटा में अब सिर्फ एक और पड़ाव का इंतजार है और वो है सरकार के ऑर्डिनेंस का, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का। तो ये जो है इसके हवाले से पहले ही मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों ने इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बताया था कि पहाड़ी का जो कोटा है इसमें किसी और कोटा से उनको कोई भी किसी और कोटा के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान उनका नहीं होगा, ये उन्होंने बताया था। लेकिन पहाड़ी कम्युनिटी में इस हवाले से काफ़ी चहल पहल भी है, खुशी भी है। और राजा मंजूर पहाड़ी कम्युनिटी के बड़े लीडर भी हैं, एमएलए भी रह चुके हैं और पहाड़ियों की इस जो जद्दोजहद है इसकी बड़ी वो नुमाइंदगी भी करते रहे। काफ़ी बार वो इस हवाले को लेकर दिल्ली तक भी पहुँचे। आज उनने मीडिया से बात करते हुए इस हवाले से ये भी बताया कि पहाड़ी और गुज्जर एक ही दरख्त की दो शाखें हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और इस हवाले से उनने ये भी बताया कि हमें एहतियात से काम लेना चाहिए और उस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए जिस तरह से हमारी माशरे में हम एक दूसरे से दूर हो जाए। अब हमारे गुज्जरों के जो सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, किसी एक ने भी आज तक बयान नहीं दिया, किसी एक ने भी मुखालफत नहीं की। मियाँ साहब ने मुखालफत नहीं की, गुजरों के ताज मोहिद्दीन साहब ने मुखालफत नहीं की, गुजरों के किसी बड़े उनके गुलाम अली साहब राज्यसभा मेंबर हैं उन्होंने मुखालफत नहीं की, उनके बड़े बड़े लोग लीडर हैं बट उन्होंने मुखालफत नहीं की। गुजर वो एक्टिविस्ट एक जमात बनी है, उन्होंने कहा कि हमारा हक डाइल्यूट किया जाएगा, जबकि उनको वाज़ह किया गया है, सरकार ने किया है, सरकार से उनकी बातचीत हो गई है कि भाई आपके हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सियासी तौर बहुत सी चीज़ें होती हैं एक लोगों को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, अच्छा, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। लोग समझते हैं आज सब लोगों को अकल है, पढ़ाई है, नेट सिस्टम है, सारा कुछ जो है ये जज्बात में बहुत ज़्यादा देर तक ये मामलात नहीं चलते हैं, क्योंकि उनको ये खदशा लगता है, वो कहते हैं हमारा खदशा लगता है कि जो हमारे अफसर बन रहे थे ये शायद नहीं बनेंगे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला के कहती है भाई आपके कोटे से कोई इनमें उनको हिस्सा नहीं उठेगा। ये तो पार्लियामेंट में भी आपने देखा, अपने जो प्राइम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मल कानून बनेगा। चलो अगली खबर में बात मंशियात की करते हैं। समाज से मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनुआ अशया बरामद की है। पलहलन पुलिस पार्टी ने पलहलन में नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स आमिर अहमद गोजरी, जो कि गोजरी मोहल्ला पलहलन का रहने वाला है, को रोक लिया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 108 ग्राम चर्स जैसी मादा बरामद की है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया।
ये चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इत्तेहाद का, ये हमारी वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी कि कैसे इलेक्शन लड़ना है। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें इलेक्शन अलग से लड़ना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वाहिद जमात है जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। बीजेपी का तो नाम निशान ताला इस बार है ही नहीं। मुझे लगता है जो मैंने रिसेंटली जम्मू भी गया था, जम्मू में भी उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनका तो मुझे लगता है कश्मीर प्रांत की जहाँ मैं बात करूँ, वो 100 वोट भी नहीं ले पाएंगे। तो उनकी इधर बजवनी त्राल में क्रिकेट खिलाड़ियों ने एक खामोश एहतजाज किया। खिलाड़ियों ने बताया कि बजवनी त्राल में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें खेल के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगरचे ग्राउंड पर कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है और उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस ज़मन में मुदाखलत की अपील की है। जी, लगभग 5-10 बार हमने अपील की थी मीडिया के जरिए ही कि यहाँ पे पूरी तरीके से काम नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार हम आज यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। त्राल के जो भी क्रिकेटर्स है, क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट का जो मैदान है इसमें आप देख सकते हैं आउटफील्ड जो लेवल है बिल्कुल वो भी गलत है, और साथ ही साथ टर्फ विकेट यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है इस मैदान का। हमारी अपील यही है कि गवर्नमेंट से हमारी अपील यही रहेगी और स्पोर्ट्स काउंसिल से अपील यही रहेगी, अगर आपने लाखों रुपए दिए हैं तो गए कहाँ हैं? अगर यहाँ पे आपने काम शुरू किया है तो इतनी धीमी तरीके से आपने काम को क्यों चला रहे हो? बाकी मैदान कंप्लीट होते हैं, हफ्तों में कंप्लीट होते हैं। चलिए, त्राल के बच्चों के लिए खेल का मैदान सही नहीं, सही करने की उनकी अपील, लेकिन तालीम के निज़ाम को सही डगर पे लाने के लिए सरकार की कोशिशें भी हैं। और डोडा के में आज जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा का मुआयना किया। अपने इस दौरे के दौरान, अपने मुआयने के दौरान लाइब्रेरी की किताबों और वसाइल के ज़ख़ीरे से इस्तेफ़ादा करने के फ़वाइद पर भी जोर दिया। तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने तुलबा को दस्तयाब सहूलियात का भरपूर इस्तेमाल करने की बात भी की और इस बात पर जोर दिया कि लाइब्रेरी का पुरसकून माहौल, तवज्जो मरकूज मुताला और मुख्तलिफ इम्तहानात की तैयारी के लिए साजगार होता है और लाइब्रेरी के इस्तेमाल से ज़िंदगी के पड़ाव दूर पार भी किए जा सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने लाइब्रेरी के अफसरान और एहलकारों के साथ भी यह बात की और उन पर जोर दिया कि वो तुलबा के लिए और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए इस लाइब्रेरी के मेयार में मजीद बेहतरी भी लाए। जैसा भी आपने इंटरव्यू लिया अंजीत का, तो बेसिकली अंजीत आज हमें मिले तो बातें हो रही थी स्कूल एजुकेशन की, फिर यहाँ पे बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो हमने सोचा कि चलो एक बार जाके इनको एक बार लाइब्रेरी दिखा देते हैं जो इनकी बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं और ही इज अ प्राउड सन ऑफ द सॉइल एंड वी फील प्राउड ऑफ हिम कि इनकी स्कूलिंग यहीं से हुई, ग्रेजुएशन यहीं से हुई, फिर यहीं पे रहते हुए इन्होंने। और आखिर पर हंदवाड़ा में कुछ दुकानदारों और मकामी लोगों की जानब से गैर जिम्मेदाराना तरीके से कचरे को फेंके जाने की वजह से हंदवाड़ा का मरकजी बाजार एक डंपिंग साइट में तब्दील हो गया है, ये लोगों का इल्ज़ाम है। लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार भी किया है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। वो म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा की सफाई की नाकाफी कोशिशों पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार यहाँ आते हैं। मकीनों ने MC हंदवाड़ा से भी बाजार की बाकायदा सफाई का मुतालबा किया। बहुत मुश्किल का हमारे बहुत मुश्किलात है, हमारे बच्चों को मुश्किलात है, हमारी बहनों को मुश्किलात है। 2, 4, 5 जगह से लाते हैं। बदपोरा से कोई बैग में लाता है तो यहाँ छोड़ता है, तुझगुड़ा से कोई लाता है तो यहाँ छोड़ता है। लेकिन इसलिए हमारी बिल्कुल मुश्किलात है, क्योंकि इसी साइड में हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और इसी साइड में जामिया मस्जिद है, मस्जिद इब्राहिम है, उसी साइड। तो चलिए, यहाँ दुकानदारों को कम इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, सरकार को कम इल्ज़ाम दिया जा सकता है। यह इल्ज़ाम है उन लोगों पर जो वहाँ पे रहते हैं, जो दुकानदार हैं, जो वहाँ पे बिजनेस अपना करते हैं। कूड़ा कचरा है तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे डंपिंग साइट में या बाज़ाब्ता तौर पे डस्टबिन में डालना है। जब खुद हम एहतियात ना करें तो दूसरा कौन करेगा। यह हंदवाड़ा का हाल अहवाल, लेकिन इसके साथ ही न्यूज़ एट 6 यहीं पर इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे सनम एजाज को और मेरे साथी मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए न्यूज़ एट 6 यहीं पर इख्ताम करने की इजाज़त, इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।